जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज रूम में। दोस्तों, यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज हम फूड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो यूनिट 7 का आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे एक से दो क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है। और जिस तरह से एमपीपीएससी का ने अपना पैटर्न चेंज किया है, यूपीएससी के पैटर्न को धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट किया है, तो आपको हर चीज़ पढ़ के जाना जरूरी है। आप ऐसा कुछ भी छोड़ नहीं सकते जिससे आप ऐसा छोड़ के जाएं और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको सिलेबस को एटलीस्ट पूरा कंप्लीट करके जाना है। तो ये हमारा पार्ट 34 है यूनिट 7 का। आज हम फूड प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट इंस्टीट्यूट क्या क्या हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जाकर उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा जितने भी पुराने वीडियो हैं जाके जरूर देखिएगा और उसमें जो क्वेश्चन पूछेगा उनके जवाब देने की आप कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें फूड प्रोसेसिंग की, तो फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? It is a technique of manufacturing and preserving food substances in an effective manner with a view of enhance their shelf life, improving quality as well as make them functionally more useful. It covers spectrum। देखिए, कुछ नहीं होता है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग साइंटिफिक टेक्निक है। ठीक है, साइंटिफिक टेक्निक है जिससे हम जो चीज़ें जल्दी से ख़राब होने वाली हैं, जैसे कि आपका अगर आप सफल का मटर जानते हैं, सफल के पीस आते हैं, जो मटर पीस मटर। एक्चुअली देखिए, मटर का सीज़न जो होता है वो आपका ऐसी टाइम होता है, ठीक है ना, आपको विंटर के टाइम होता है। विंटर के टाइम पे कौन सी फसल होती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, जायद की फसल होती है, कौन सा फसल होती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सफल की जैसे मटर होती है, तो ये तो हमें एक पर्टिकुलर सीजन में ही मिलती है, करीब अक्टूबर से लेके फेब तक मान लीजिए ये मिलती है। लेकिन आपको मार्केट में ये अवेलेबल रहेगी 12 मंथ, पूरे 12 महीने अवेलेबल रहेगी। कैसे? टू फूड प्रोसेसिंग। उसमें हम ऐसा कुछ प्रिजर्वेशन डाल देते हैं, प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, जिससे वो चीज़ें खराब नहीं होती। तो वही टेक्निक, उसी साइंटिफिक टेक्निक को हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसमें आपका क्या होता है कि उसको ज़्यादा दिन तक चलाया जा सके और उसकी वैल्यू बढ़ाई जा सके। जैसे कि आपका टोमेटो का केचप, जिसको आप लोग सॉस भी कहते हैं, एक्चुअली सॉस और केचप में डिफरेंस है। ठीक है, आप एक्चुअली ये केचप होता है, सॉस जो होती है वो थोड़ा सा, सॉस जो होती है वो हॉट होती है, मतलब गर्म जो दी जाती है ना टोमेटो के बना के, उसको सॉस कहते हैं। और जो आपकी आजकल बोतल में उनको केचप कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है कि टोमेटो का रेट सब समझिए 20 से 30 रुपये ही है, लेकिन हमने उसको फूड प्रोसेस किया, उसको प्रोसेस करके उसका क्या बना दिया, सॉस बना दिया या केचप बना दिया। इससे उसकी क्या हुई, वैल्यू बढ़ गई। तो इसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? वैल्यू एडिशन। ठीक है, क्योंकि टमाटर तो आपका 30 रुपये में 1 किलो मिल जाएगा, लेकिन वो सोचिए एक छोटी सी बॉटल, ठीक है, 200 ml या 300 ml की जो बॉटल आती है, कितने की आती है? 60 रुपये 70 रुपये इतने की आती है। उसमें कितना टमाटर ही लगता होगा आपको। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ। इससे किसको फ़ायदा होता है? आपको। एक तो आपका जो फार्मर्स उनको फ़ायदा होगा, जो इंडस्ट्री खोल रखे उनको फ़ायदा हो, तो वैल्यू एडेड। तो सिंपल ये समझना है कि ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग एक टेक्निक है जिसके द्वारा फूड को, जो सब्सटेंस जल्दी खराब होने वाला है उसको, उसकी सेल्फ लाइफ, मतलब उसकी जो लाइफ होती है, सपोज टमाटर 10 दिन चलता है, तो उसको हम अगर 60 दिन 70 दिन चला पाए तो उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके, एवं उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाया जा सके। तो इट कवर्स स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सब सेक्टर कंप्राइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हो सकता है, हॉर्टिकल्चर भी हो सकता है, ठीक है, प्लांटेशन भी हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आपका देखिए, एग्रीकल्चर तो आपको समझ में आ गया, टोमेटो जो सब चीज़ें हैं वो आपका क्या हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। इसके अलावा आपका हॉर्टिकल्चर में आपके क्या आ जाते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ये सब किस में आ जाती हैं, हॉर्टिकल्चर में आ जाती हैं। उसके बाद प्लांटेशन, जो आपके पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनको प्रिजर्वेशन करना। इवन एनिमल की जो आपके होते हैं डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी प्रोडक्ट, मतलब आपका पनीर, ठीक है, टोफू, मिल्क, ये सबका होता है। तो इसको, और इवन फिशरीज, मतलब जो मछलियाँ होती हैं, तो उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ये कवर होता है अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फाओ। इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फाओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है?
आप ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड कैन बी क्लासिफाइड, इसके हिसाब से जो फ्रूट को प्रोसेस किया गया उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी कैटेगरी, सेकेंडरी कैटेगरी और टर्सरी कैटेगरी, ठीक है। तो एक बार फिर समझा देता हूँ। फूड प्रोसेसिंग का मतलब कुछ नहीं होता, इसलिए साइंटिफिक टेक्निक है, ठीक है। हमने साइंस का यूज करके उस पर्टिकुलर जो पेरिसेबल मतलब जो जल्दी खराब, जैसे टोमेटो आपका पेरिसेबल होगा, तो जो चीज़ें हैं जो जल्दी खराब हो सकती हैं उनमें हम ऐसा कुछ साइंटिफिक टेक्निक से उसकी लाइफ बढ़ा देते हैं, जिससे उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर किया जा सके, उसकी क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आपके बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट, प्लांटेशन प्रोजेक्ट, एनिमल हस्बेंड्री प्रोजेक्ट और फिशरीज प्रोजेक्ट जो होते हैं वो कवर किए जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान नहीं रखना है, ये आप फूड प्रोसेसिंग का भी डेफिनेशन कभी पूछ लिया आपको 3 मार्कर में या तो ऑब्जेक्टिव में, तो आपको पता होना चाहिए। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, प्राइमरी कैटेगरी, सेकेंडरी कैटेगरी और टर्सरी कैटेगरी, ठीक है। इसके बारे में चलिए बात करते हैं। प्राइमरी कैटेगरी क्या होती है? प्राइमरी प्रोसेसिंग वो होता है जिसमें से आप कुछ ज़्यादा नहीं करते, बेसिक क्लीनिंग करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, जैसे फ्रूट और वेजिटेबल। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि गार्डन हुआ, ठीक है, या एप्पल है तो उसके ऑर्किड्स हुए, ठीक है, एप्पल का जो गार्डन है उसको ऑर्किड्स बोलते हैं। तो वहाँ से चीज़ों को बढ़िया धो दिया आपने, उसको साफ कर दिया और उसको पैकेट में भर के भेज दिया, तो उसका क्या होता है, देखिए आपने उसको साफ करके क्लीन करके या पैकेट में भर के भेजा, उसका रेट बढ़ जाता है। नॉर्मली आप एप्पल लेने जाइए, एप्पल लेने तो करीब 100 से 120 रुपये मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे पैक्ड जो एप्पल आता है, ठीक है, बड़े अच्छे उसको पैकेट में रख दिया जाता है, एक पैकेट में 6 एप्पल या कीवी जो फ्रूट्स होता है उसको रख दिया जाता है, और फिर उसका रेट हो जाता है 200 से 250। तो वही क्लीनिंग किया, उसको गार्डनिंग किया, उसको पैक कर दिया फूड, तो उसको हम लोग क्या होता है, प्राइमरी प्रोसेसिंग। इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं करते। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में क्या होता है, इंक्लूडेड अल्टरेशन ऑफ द बेसिक प्रोडक्ट ऑफ स्टेज जस्ट बिफोर द फाइनल प्रिपरेशन एज इन केस ऑफ मिलिंग और पैडी टू द राइस। सिंपल क्या है कि सेकेंडरी प्रोसेसिंग में क्या करते हैं कि बिफोर फाइनल प्रिपरेशन के पहले जो बेसिक प्रोडक्ट होता है उसको अल्टरेशन कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका पैडी जब खेती होती है तो धान के अंदर ही चावल आपका पाया जाता है ना, धान के अंदर, ठीक है। धान को प्रोसेस करके उससे राइस निकालना, ये सेकेंडरी प्रोसेसिंग हो गई। इसका टर्सरी प्रोसेसिंग की बात करें, लीड टू हाई वैल्यू एडेड रेडी टू ईट फूड, लाइक बेकरी प्रोडक्ट हो गया, इंस्टेंट फूड हो गया, हेल्थी ड्रिंक्स हो गया, जैसे कि आपका एनर्जी ड्रिंक आते हैं, ठीक है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एनर्जी ड्रिंक आते हैं, आपका कोका कोला, ठीक है, पेप्सी, चलो इसको नहीं जानते, स्लाइस तो आप जानते होंगे, मैंगो का फ्लेवर, कैटरीना कैफ इसका ऐड करती हैं, मैंगो फ्लेवर। तो क्या है, वो सब हेल्दी ड्रिंक बना दिया, उसको आपने प्रोसेस करके इंस्टेंट फूड बना दिया। इंस्टेंट फूड वो फूड होते हैं जैसे आजकल आता है आपका, मार्केट में जाएंगे तो 5-10 रुपये में आ जाता है इंस्टेंट पोहा, आ जाता है इंस्टेंट पोहा, मैगी आ जाती है 2 मिनट की मैगी, इंस्टेंट आपका उपमा आ जाता है। तो ये आपका टर्सरी हो गया, मतलब पहले में ज़्यादा कुछ नहीं किया, धो के उसको पैकेट में पैक कर दिया। दूसरे में थोड़ा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है कि मतलब आपका फाइनल प्रोडक्ट जो आपका आ जाए, जैसे कि राइस। तीसरे में जो आपका बेकरी प्रोडक्ट है, जैसे कि आपका क्या कहते हैं, केक बनाते हैं आप, ठीक है, केक के अलावा पेस्ट्री जो होती हैं वो बनाते हैं आप। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप बनाते हैं, जो आपका या स्टैंड फूड या हेल्दी ड्रिंक, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग की जाती है वो टर्सरी होता है, ठीक है। मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग का हैव 3 मेजर एम, किस लिए पर्पज क्या है इसका मेन एम क्या है फूड प्रोसेसिंग का। पहला तो है द मेक फूड सेफ, पहला उसको माइक्रोलॉजिकल और केमिकली उसको क्या करना है, क्लीन करना है, जिससे आपको कोई बीमारी ना हो। तो पहले फूड को सेफ करना है, ठीक है, यूवी रेस के से इसको क्लीन किया जाता है जो फूड्स और फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेकंड होता है टू प्रोवाइड प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, ठीक है। उसमें फ्लेवर आपने मिला दिया, कलर मिला दिया, टेक्सचर मिला दिया। नॉर्मली क्या होता था पहले के ज़माने में कि आप देखे थे ओट्स जो आप लोग खाते हैं ब्रेकफास्ट में, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका टेस्टी नहीं लगती थी, आजकल फ्लेवर में आने लगी है, ठीक है, कलर मिला दिया उसमें, ठीक है, टेक्सचर उसका चेंज कर दिया जिससे देखने में अच्छा लगने लगे, तो क्वालिटी उसकी बढ़ा दी। टू मेक फूड इनटू फॉर्म दैट आर कन्वीनियंट, जैसे इजी टू यूज है। इजी टू यूज का मतलब क्या हुआ कि पहले आप लोग क्या करते थे, पनीर घर में बनाते थे, ठीक है, पनीर घर में बनाते थे, या छाछ भी जिसको कहते हैं, मट्ठा घर पे बनाते थे, लेकिन अब उसको क्या कर दिया, डायरेक्ट पैकेट में। तो इसका मेन एम यही था कि फूड को सेफ बनाना और हाइजेस्ट उसकी क्वालिटी इंप्रूव करना और इसको इतना कन्वीनियंट बनाना है कि डायरेक्ट आपका यूज कर लें। इसके बाद बात करें कि आपके फूड प्रोसेसिंग की बेनिफिट क्या है, ये आपका मेन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम उसको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रीलिम्स में कभी कोई पूछ सकता है कि ये भी क्या एडवांटेज है, एडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि बेनिफिट क्या है, ये सबसे पहला बेनिफिट है कि रॉ फूड जो होता है एंड अदर फॉर्म प्रोड्यूस इनटू एडिबल, यूजुअल एंड पैलेटेबल फॉर्म, मतलब आपका रॉ मटेरियल जो होता है उसको बना दिया जाता है किस रूप में कि उसको आप लोग खा सकें, यूज कर सकें, ठीक है। रॉ मटेरियल का मतलब होता है
कि जिससे जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि आप टोमेटो सॉस किससे बनाया जा रहा है, टोमेटो से, तो टोमेटो रॉ हो गया, ठीक है। तो उसको इस तरह से बना देना कि हम दूसरे तरीके से, सिर्फ सब्जी के साथ नहीं, उसको किसी और के साथ तरीके से यूज कर पाए, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एडिबल यूजेबल तरीके से, ठीक है। दूसरा, हेल्प टू स्टोर पेरिसेबल एंड सेमी पेरिसेबल एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, अवॉइड ग्लट इन द मार्केट, चेक पोस्ट हार्वेस्ट and check post harvest loses and make the product available during off season। तो जैसे कि आपको बताया गया, देखिए पेरिसेबल क्या होता है, ठीक है। पेरिसेबल आइटम होता है जो आपका 1 से 2 दिन ज़्यादा नहीं चलता है, ठीक है, पेरिशेबल, ठीक है। पेरिशेबल आइटम जो होता है वो मतलब 1 से 2 दिन ज़्यादा नहीं चलता। जैसे मिल्क हो गया आपका, नॉर्मल अगर गाय का मिल्क या भैंस का मिल्क लेंगे उसको तो अब नहीं चलेगा। फिश हो गई आपकी, मछली हो गई, कर्ड हो गई, नहीं चलेगी। सेमी पेरिसेबल क्या होता है, सेमी पेरिसेबल मतलब 1 से 2 वीक तक वो चीज़ें चल सकती हैं, ठीक है, 1 से 2 वीक तक वो चीज़ें चल सकती हैं। उसके बाद बात करें कि नॉन पेरिसेबल, 3 कैटेगरी में एक्चुअली हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट होता है आपका पेरिसेबल, ठीक है, पेरिसेबल। फिर एक होता है आपका सेमी पेरिसेबल, एक नॉन पेरिसेबल, ठीक है। तो पेरिसेबल मतलब 1 से 2 दिन में खराब हो जाएंगी, सेमी पेरिसेबल मतलब 1 से 2 वीक वो चीज़ें चल जाएंगी, नॉन पेरिसेबल मतलब 1 साल तक चलती रहेंगी, उसमें कुछ खराब होने वाली चीज़ नहीं है। तो दूसरा ये है कि उसको आप क्या करते हैं कि जिससे आप ड्यूरिंग ऑफ सीजन, मतलब जैसे कि उस चीज़ का सीजन नहीं है लेकिन आपको वो चीज़ मिल जाए, अवेलेबल हो जाए। जैसे कि मैंने आपको सफल मटर, ठीक है, ये आपको हर महीना मिलेगी, ठीक है, 12 महीना मिलेगी, आप मार्केट में जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। फ्रोजन मटर टाइप मिलती है, ये बहुत ठंडा करके इसको रखता है, डीप फ्रिज में रखा जाता है, तो इसलिए एक यूज आती है। और दूसरा आपको उसमें, ठीक है, मार्केट में क्या होता है कि अगर ये चीज़ें रखेंगे नहीं, ठीक है, तो मार्केट में इसकी कमी हो जाएगी, मार्केट में कमी हो जाएगी तो आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपका महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसलिए होता है कि आपको स्टोर भी कर पाते हैं। एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि प्रोसेसिंग होगा, फैक्ट्री खुलेंगी तो लोग एम्प्लॉय होंगे, जो आपका लैंड होगा जिसको रेंट पे दिया जाएगा उसका पैसा, ठीक है, उसमें काम, जो ऑनर होगा जिसने फैक्ट्री खोली होगी उसको फायदा होगा, जो उसमें काम करने वाले लेबर हैं उनको फायदा होगा, ठीक है, तो बहुत लोगों को फायदा होगा। और चौथा, डेवलपमेंट टू रेडी टू कंज्यूम प्रोडक्ट, हेंस सेव टाइम फॉर कुकिंग। और बहुत सारी चीज़ जैसे कि आपका कुछ चीज़ को बनाने, जैसे कि मैंने आपका छाछ का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, जिसको आप लोग मट्ठा कहते हैं या वे कहते हैं, उसको बनाने में देखिए कितना टाइम लगता है। या घी का देख लीजिए, घी 1 से 2 घंटा को घी बनाने लगता है, आजकल डायरेक्ट पैकेट में मिल जा रहा है, आप यूज कर लीजिए, ठीक है। उसी तरह और इसके एडवांटेज क्या है, इंक्रीजेस सीजनल एबिलिटी ऑफ मेनी फूड्स, ठीक है, सीजनल एबिलिटी ऑफ मेनी फूड्स, क्योंकि सीजन में वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी आपकी, ठीक है, कि हर सीजन में जो चीज़ अवेलेबल हो जाए, ठीक है। और उसके बाद बात करें, इनेबल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेलिकेटेड पेरिसेबल फूड अक्रॉस लॉन्ग, जैसे कि मैंने आपको बताया था टोमेटो का ही, उसको लंबी दूरी तक ले जाना है, 2 से 3 दिन ही चलेगा, तो उसको प्रिजर्व मोड में रख देते हैं, डिफ्रीज करके रख देते हैं, तो 7 से 8 दिन चला जाए। जैसे कि आपको कोई चीज़ हो रही है, जैसे आपका केला, बनाना आपका तमिलनाडु में हो रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तमिलनाडु होता है। तमिलनाडु से ये चीज़ आपको हिमाचल जानी है, तो अगर ट्रक से या उससे जाएगी तो 3 से 4 दिन लग जाएगा, तो ये खराब हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ प्रिजर्वेटिव लगा दे इससे थोड़ी ज़्यादा दूर तक जा पाए। उसके बाद बात करें, प्रोवाइड्स पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट टू फेच फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा है कि आप ये सब चीज़ें बनाएंगे तो आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी इंडिया में लाएंगे, तो इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफिसिट होता है वो हमारा थोड़ा सा कम होगा। उसके बाद बात करें, मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग ऑल्सो इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल विद एलर्जिक, डायबिटीज एंड अदर पीपल हु कैन नॉट कंज्यूम सम कॉमन फूड नॉर्मली, ठीक है। जैसे बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं, ठीक है, बहुत सारी स्वीट्स आती हैं, ठीक है, जो नॉर्मली डायबिटिक लोग नहीं खा सकते, तो उसमें आजकल क्या लाया जाता है कि शुगर फ्री डाल दिया जाता है। शुगर फ्री डालने से तो आपको डायबिटिक जो लोग होते हैं वो भी खा लेंगे, या कुछ लोगों को एलर्जी होती है किसी चीज़ की, वो चीज़ नहीं खा पाते, तो उस तरह से उसको बना दिया जाता है कि उसको नॉर्मली लोग भी खा सकें जिनको उस चीज़ से प्रॉब्लम है। उसके बाद बात करें, फूड प्रोसेसिंग कैन बी ऐड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आपका नॉर्मली जिस चीज़ में जो चीज़ नहीं पाई जाती, जैसे कि आप काला चावल एक होता है, ठीक है, जो पाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश में या एमपी में, कड़कनाथ। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, कड़कनाथ मुर्गा जो है, कड़कनाथ एमपी में पाया जाता है ना, कड़कनाथ मुर्गा जो है वो ओरिजिनल ब्रीड कहाँ की, किस कंट्री से है, ओरिजिनल ब्रीड जो है वो किस कंट्री की है और उसका उस कंट्री में नाम क्या है, ठीक है। एक्चुअली कड़कनाथ इंडिया में बोलते हैं हम, एमपी में पाया जाता है, और इसमें एक्चुअली इसका फायदा ये होता है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप इसका हमें बताएंगे किस ओरिजिनल ब्रीड
कौन सी कंट्री से की है और वहाँ पे उसको कहते क्या है, ठीक है। तो चावल में एक काला चावल का कहलाता है यूपी में, उसमें प्रोटीन को ऐड किया जाता है, तो वैल्यू ऐड किया गया, विटामिन ऐड किया गया, ठीक है। तो किसी चीज़ में कुछ भी आप चीज़ ऐड कर, जो चीज़ उसमें पाई नहीं जाती उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। हेल्प इन इम्प्रूविंग पैलेटेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बाई वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो उसकी आप वैल्यू एडिशन देखिए, वैसे कि आपको बताया दिया गया टोमेटो सॉस एग्जाम्पल दे मैंने देके बताया था कि एक टोमेटो आपका कितने का, आधा किलो, अगर 1 किलो टोमेटो में कितनी सॉस बन जाएगी, लेकिन एक बॉटल आप खरीदने जाइए 60 से 70 रुपये से आपको कम नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो इसी तरह सिग्निफिकेंस बेनिफिट को हम डिफरेंट तरीके से अगर करें कि किसको इससे फायदा होता है, तो फार्मर्स को, मतलब जो किसान है उनको क्या फायदा होता है, हायर यील्ड, पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलने लगता है, तो किसकी वो बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि ये सब जब बनेंगे सॉस बनेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो इनको हायर मिल जाएगी, बेटर फार्म रियलाइजेशन हो जाएगा और रिस्क इनका लोअर हो जाएगा। रिस्क इनका लोअर इस तरह से हो जाएगा क्योंकि इनका जो पूरा सामान जो है खरीद लिया जाएगा, या तो फार्मिंग के पहले ही खरीद जाएगा। आजकल जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि आपका बनाने से पहले, जैसे कि कोई कंपनी है जिसकी, जैसे आपका अंकल चिप्स है, ठीक है, अंकल चिप्स को पोटैटो चाहिए होगा, तो एक जो बहुत बड़ा किसान होगा या बहुत सारे किसानों को एक साथ मिला के वो डील कर लेते हैं कि आपका जो भी पोटैटो होगा उसको हम आपका बल्क में ले लेंगे, 15 से 20 रुपए, जो भी आपका मार्केट रेट होगा उसमें डिसाइड करके ले लिया जाता है। तो ये आपको फार्मर को फायदा होगा। कंज्यूमर जो हम लोग, उनको क्या होता है, एक तो वेरायटी अच्छी मिल जाती है, ठीक है, हायर वेरायटी, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट कंपनियां बनाती हैं, ठीक है, नॉर का आपका आता है और बहुत सारी चीज़ों का आता है, नेस्ले का भी आपका आता है, ठीक है। लोअर प्राइजेस भी कम हो जाते हैं और नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, जैसे कि आपको विटामिन ऐड कर दिया, मल्टीविटामिन ऐड कर दिया, ऐसे करके कंपनीज को क्या फायदा होता है, उनका बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। इंडिया की इकोनॉमी में एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाता है और रूरल माइग्रेशन का मतलब होता है कि गाँव से जो लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है, वो हमें रोकना होता है, ठीक है। अगर इकोनॉमी में हमें पढ़ेंगे, इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि रूरल इकोनॉमी को अगर स्ट्रेंथ करना है, तो अगर इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करना है, रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करना होगा, तो आप फैक्ट्रियाँ खोल दीजिए गांव के पास, तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा और शहर की तरफ प्लान करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड करें तो हम कितने सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, सेगमेंट और प्रोडक्ट्स में डिवाइड करें। तो सबसे पहले अगर हम डिवाइड करें डेयरी, ठीक है, डेयरी मतलब होता है आपका दूध से रिलेटेड, ठीक है, दूध से रिलेटेड, उसमें आपका पास्चराइज्ड एंड पैक्ड मिल्क आ जाता है, पैकेट वाले मिल्क आजकल आती है। आप इंडिया जैसे कि मदर डेयरी चलता है दिल्ली में, एमपी में शायद पराग मिल्क चलता है, मैं श्योर नहीं हूँ, एमपी में शायद पराग मिल्क चलता है। पैक्ड मिल्क हो गया, होल मिल्क पाउडर आ जाता है, जिसके पास जैसे कि आपको दूध नहीं मिल रहा है तो आपका आजकल पैकेट आ जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट भी आते हैं, बड़े बड़े ये भी आ जाते हैं, अनिक स्प्रे, अनिक टाइप आ जाते हैं, हम लोग बचपन में खाया करते थे सूखा दूध पाउडर, बहुत अच्छा लगता था, अमूल का भी आता था। स्किम्ड मिल्क पाउडर आ जाते हैं, कंडेंस मिल्क पाउडर आ जाता है, आइसक्रीम आजकल आने लगी, बटर आने लगा है, घी आने लगा है, चीज़ आने, बहुत सारी चीज़, डेयरी प्रोडक्ट आने लगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करें तो बेवरेजेस का मतलब होता है आपका पीने वाली चीज़ें जो हैं, ठीक है, जैसे कि आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक हो गया, ये सब हो गया। जूसेज आने लगे पैकेट में, ठीक है, पैकेट में जूसेज आने लगे हैं। उसके बाद कंसनट्रेट्स, पल्प आने लगे हैं, स्लाइसेस आपकी कटी, फ्रोजन आने लगे हैं, जैसे मटर हो गया वो सब फ्रोजन होता है, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट आने लगे हैं, पोटैटो वेफर्स आने लगे हैं, ठीक है, उनको डाइट फ्राई कर दिया, चिप्स आने लगे हैं, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल। ग्रेन एंड सीरियल्स की बात कर लें तो आटा आपका आजकल पिसा हुआ, ठीक है, आपका आटा आजकल पिसा आता, शक्ति भोगान आटा आता है, पतंजलि का आटा आता पिसा हुआ। बेकरी के आइटम, ब्रेड आने लगते हैं और आपका पेस्ट्री आने लगती है, सब स्टार्च, ग्लूकोज, कॉर्नफ्लेक्स, माल्टेड फूड, वर्मीसेली, ठीक है, वर्मीसेली टाइप जो आपका मैगी टाइप छोटी टाइप होती है जिसका नूडल्स बनता है, बियर हो गई, ग्रेन बेस्ड एल्कोहल हो गई, ये सब आने लगते हैं। फिशरीज में अगर बात करें तो फ्रोजन एंड कैंड प्रोडक्ट, बंद प्रोडक्ट आ रहे हैं, फ्रोजन जो मछली होती है ठंडे डिफ्रीज करके रखी जाती है, बहुत दिन तक चलती है। मीट एंड पोल्ट्री में आपका फ्रोजन एंड पैक्ड मेनली फ्रेश फॉर्म, वही आपका मीट जो होता है बकरे का हो गया आपका, उसमें पोल्ट्री में आपका चिकन हो गया, पोर्क हो गया, ये सब चीज़ें जो है। उसके बाद कंज्यूमर फूड में आपका स्नैक्स फूड आने लगता है, जैसे आप लोग चिप्स खा लेते हैं, आप लोग छोटी छोटी नमकीन आती हैं उनको खा लेते, नमकीन, बिस्कुट, रेडी टू ईट फूड, एल्कोहलिक एंड नॉन। तो इतनी हम कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री को, ठीक है, इतनी कैटेगरी में डिवाइड कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडिया में स्टेटस क्या है, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इवन इंटरव्यू में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आफ्टर चाइना, बट हार्डली 2% ऑफ प्रोड्यूस इज प्रोसेस्ड। मतलब सोचिए इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फ्रूट और वेजिटेबल का है, बट यहाँ पे प्रोसेसिंग बहुत कम हो पाती है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फंड नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम ये सब चीज़ बाहर से देखते हैं,
हैं, या तो हम लोग बाहर में जाकर कंपनी सेटअप कर लेते हैं, जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं बाहर जाकर नौकरी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 2% ऑफ प्रोडक्ट ही प्रोसेस्ड होता है, ठीक है, इंडिया में, इसलिए इंडिया भी थोड़ा पीछे। इन स्पाइट ऑफ लार्ज प्रोडक्शन बेस द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग इज लो, लेस देन 10%, अप्रॉक्सिमेटली 2% ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल, 8%, मतलब 2 से 8% फ्रूट और वेजिटेबल प्रोसेस होता है। 8% आपका फिशेज जो होती है, मेरीन जो होते हैं, आपका प्रॉन आते हैं, ये सब होते हैं। 35% मिल्क प्रोसेस होता है। 6% सिर्फ पोल्ट्री प्रोसेस्ड होती है, मतलब आपका चिकन वाली चीजें। लैक ऑफ एडिक्वेट प्रोसेस वेराइटी, ठीक है, ये सब होती है। इंडिया के लाइव स्टॉक में अगर देखें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट, लाइव स्टॉक का मतलब हो गया आपका पालतू जानवर जो है, जैसे आपका भेड़ हो गई, आपकी बकरी हो गई, आपकी गाय हो गई, आपकी बुफेलो हो गई, तो इंडिया लार्जेस्ट है उसमें, ठीक है, विद 50% ऑफ वर्ल्ड्स बुफेलो एंड 20% ऑफ कैटल, बट ओनली अबाउट 1% ऑफ टोटल मीट प्रोडक्शन। सोचिए इतना लाइव स्टॉक है, लेकिन मीट प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 1% ही। मोर देन 75% इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब हुआ 10 लोगों से कम, घर में ही लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 75% मतलब ये ऑर्गेनाइज होने से क्या होता है, इनकी रीच ज़्यादा होती है, ज़्यादा दूर तक पहुंच पाते हैं, अपनी चीज़ों को बेच पाते हैं। अब प्रोसेसिंग कैन बी डिफाइंड इनटू प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग, बताया जा चुका है आपको। राइस, शुगर, एडिबल ऑयल एंड फ्लोर मिल्स आर एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रोसेसिंग, ठीक है, जो आपको बताया गया। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में इंक्लूड किया आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल, डेयरी, बेकरी, और ये सब जो बताया जा चुका है डेफिनेशन में वही था, ठीक है। मोस्ट प्रोसेस इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी प्रोसेसिंग वाइल हैज लोअर वैल्यू एडिशन कंपेयर टू सेकेंडरी। आपको पता है, सिर्फ धो के पॉलीथीन में पैक कर दिया तो आपकी प्राइमरी प्रोसेसिंग हो गई। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है, उसमें ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होता। कितना आप बेच लेंगे बताइए? लेकिन आप सोचिए, जब सेकेंडरी प्रोसेसिंग हुआ, थर्ड प्रोसेसिंग हुआ, मतलब आप ये बनाने लगे, केचप बनाने लगे, सॉस बनाने लगे, चिप्स बनाने लगे, तो आपको कितना फायदा होगा? देयर इज नीड टू मूव द वैल्यू चेन इन द प्रोसेसिंग फूड प्रोसेस बूस्ट फार्मर इनकम। फॉर इंस्टेंस हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल कैरी द पोटेंशियल हाईएस्ट। सोचिए इंडिया में आपको बताया गया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लेकिन इनका प्रोसेस ही नहीं होता। प्रोसेस होगा तो सोचिए एक्सपोर्ट किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा तो इंडिया का कितना डेफिसिट कम हो जाएगा। एट प्रेजेंट इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रिडोमिनेटली कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। नॉर्मली क्या होता है, सोचिए, जो अंग्रेज करते तो वही हम लोग आज कर रहे हैं। पहले के जमाने में जो ब्रिटिशर करते तो वही हम लोग कर रहे हैं। क्या करते हैं, यहाँ से चीज़ों को भेजते हैं फॉरेन। सपोज हमने कोई चीज़, आप समझ लीजिए मैंगो, ठीक है, मैंगो हमने भेजा यहाँ से करीब 20 रुपये किलो, ठीक है, यूएस भेज दिया, ठीक है। वो चीज़ प्रोसेस हो के आई, 20 रुपये किलो भेजा, वो चीज़ प्रोसेस 20 रुपये के मैंगो में करीब आपकी समझिए 4 स्लाइस की बोतल, एग्जाम्पल लिख लेगा, 4 स्लाइस की बोतल बन गई, ठीक है, जिसको आप लोग पीते हैं स्लाइस की बोतल 4। तो 20 रुपये का आपने मैंगो बेचा यहाँ से, और उसको वो एक बोतल समझ लीजिए 20 रुपये की है, तो 20, 20, 40, 20, 60 और 20, 80, मतलब सोचिए 20 रुपये का आपने आइटम बेचा, आपने बाहर भेजा, और 80 रुपये का आइटम वहाँ से मंगाया। सोचिए, इसलिए इंडिया थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि आप इस पर डिपेंड कर रहे हैं। आप यहाँ से भेज रहे हैं, वहाँ से प्रोसेस होकर फिर आप वापस ले आ रहे हैं, ठीक है। तो फूड प्रोड्यूसिंग में अगर बात करें तो नॉर्मली तो इंडिया जो लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, गाय भैंस की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन करीब 512 मिलियन। सोचिए 512 मिलियन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन आपकी बात करें। 70% जो है ग्लोबल मिल्क इंडिया में होता है, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड कहाँ होता है? इंडिया में होता है। वन ऑफ द टॉप 5 प्रोड्यूसर वर्ल्ड वाइड ऑफ द राइस, व्हीट, ग्राउंडनट, टी एंड कॉफी, टोबैको, स्पाइस, इन सब चीज़ में भी टॉप अगर 5 प्रोड्यूसर देख ले तो इंडिया ही आता है। सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है। चावल में आपका, गेहूं में आपका मूंगफली हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, टोबैको हो गया, मसाले हो गए, शुगर हो गए। सोचिए इन सब चीज़ में। उसके बाद बात करें कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में, तो मछली में, फिशरीज के केस में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फ्रूट एंड वेजिटेबल के केस में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सीरियल्स के केस में आपका जो आपकी दालें वाली ये सब होती हैं, उसमें उसके केस में सोचिए आपका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। 282.5 मिलियन टन जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल हर साल होता है, लेकिन उसको प्रोसेस कितना होता है? सिर्फ 2%। 20 एग्रो क्लाइमेट रीजन है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक्स में भी बात करेंगे, ज्योग्राफी में भी बात करेंगे। 20 एग्रो क्लाइमेट रीजन्स होते हैं। एग्रो क्लाइमेट कंडीशन रेफर्स टू द सॉइल टाइप, रेनफॉल, इस पर डिपेंड करती है, आपको इतना ध्यान दें। 15 मेजर क्लाइमेट्स होते हैं, ठीक है। 26 मेजर क्लाइमेट्स वर्ल्ड में होते हैं, 15 इंडिया में पाए जाते हैं। आइडल सनसाइन आवर्स इंडिया में होता है, सोचिए, क्योंकि ट्रॉपिक्स में पाया जाता है। तो इतना ये चीज़ थी। इसके बाद बात करें फूड प्रोसेसिंग इंडिया कैन बी सेगमेंटेड फॉलो, जो आप बताया गया, सीरियल्स और पल्स जो होती हैं, दाल की मिलिंग जो होती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग होती है आपकी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो डेयरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, बेवरेज लाइक टी, कॉफी, ये सब बनाए जाते हैं, फिशेस, पोल्ट्री, एग्स एंड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जो आपका चिकन और मीट आता है, एरिएटेड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ब्रेड, बिस्किट, एडिबल ऑयल, फैट्स जो होते हैं आपका, जो आप लोग घर में यूज करते हैं कि सोयाबीन का ऑयल होता है, रिफाइंड ऑयल होता है, ठीक है, कॉन्फेक्शनरीज हो गया, ब्रेकफास्ट सीरियल्स,
माल्ट प्रोटीन, वीनिंग, एक्सट्रूडिंग फूड, इतने से आपके फूड प्रोसेसिंग इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इतने तरीके से फूड प्रोसेसिंग काम करती है इंडिया में। ठीक है, कुछ ये काम कर रही हैं सीरियल्स के में, कुछ फ्रूट के लिए काम कर रही हैं, कुछ मीट के लिए काम कर रही हैं, तो इतनी तरीके से आप लोग ये काम करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इंस्टीट्यूट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन कौन कौन से इंस्टीट्यूशन प्रमोट करते हैं फूड प्रोसेसिंग में। तो सबसे पहले आता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसको MOFPI आता है, क्योंकि आपसे हमेशा पूछ लिया जाएगा कि फूड प्रोसेसिंग किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आपको हमें कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि सेंट्रल में इसके मिनिस्टर कौन है और स्टेट मतलब मध्य प्रदेश में इसके मिनिस्टर कौन है या इसके डायरेक्टर मध्य प्रदेश में कौन है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। तो करीब 1988 में ये फॉर्म हुआ था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है, इसका मेन पर्पस क्या है, ये एक्चुअली नोडल एजेंसी है फूड प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, इसका काम है कि आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, जिससे आपका हेल्थी ग्रोथ हो सके इंडस्ट्रीज की, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, अच्छी अच्छी फैक्ट्री खुलवा सकें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, जिससे क्या क्या चीज़ें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, क्या क्या हम लोग क्या कहते हैं रिसर्च कर सकते हैं कि चीज़ों को और अच्छा बनाया जा सके, जिस चीज़ में जो कमी है उनकी जेनेटिक्स चेंज करके कैसे चीज़ों को बनाया जा सके, तो ये हम लोग बात करें। तो इसके लिए आपका फर्स्ट जो हाई लेवल नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का खोला गया था, वो आपका हरियाणा में खोला गया था, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। इसकी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा फिल्म्स में कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कहाँ पे है, तो ये आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, वर्ल्ड क्लास लेवल की फैसिलिटी, इंटरनेशनल लेवल के लोग आते भी यहाँ पर रिसर्च भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। ठीक है, दूसरा बात करें अपेडा, ये वर्ड बहुत बार आपको सुनने में मिलेगा, अपेडा। ठीक है, अभी MSP के लिए जितना कांड हुआ था, अपेडा बहुत न्यूज में था। अपेडा की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होता है, प्रोसेस होता है, उसको एक्सपोर्ट जो करती है, तो ये कंट्रोल करती है अपेडा। तो ये अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंडर में आती है, क्वेश्चन पूछ सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, एक्सपोर्ट का, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आती है, जिसका काम होता है फोकस करना क्योंकि आपका जो आपका प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये 1985 में स्टेब्लिश हुई थी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका भी मेन फंक्शन वही है कि आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ वे ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल, पैसे प्रोवाइड करती हैं किसी तरह से ये, जिससे आप लोग इसके बारे में पढ़ाई कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें, कैसे करना, रजिस्ट्रेशन करना है जो आपके एक्सपोर्टर हैं, जैसे कोई चीज़ आपको एक्सपोर्ट कंपनी खोलना चाहते हैं कि आप चीज़ों को इंडिया से उठाएंगे और बाहर भेजेंगे, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, ये देखिए उसका रेट क्या होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, क्या इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप किन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के रेपुटेशन का सवाल होता है। उनका इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे मीट हो गए, मीट प्रोडक्ट्स हो गए, स्लॉटर हाउस जहाँ पे चीज़ें करती हैं, प्रोसेसिंग प्लांट्स हो गए, ठीक है, स्टोरेज प्रीमाइसेस हो गए, इन सब चीज़ों का क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है। और इंप्रूविंग पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो पैकेट जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उनका पैकेट बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि इंडिया का रेपुटेशन बना रहे और चीज़ें खराब ना हो। तो ये सब काम किसका होता है, अपेडा को। इसमें आपको ध्यान रखना है अपेडा किसके मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कब बनी थी, ठीक है, ये बस ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद बात करें डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ड्रेइंग एंड फिशरीज। ठीक है, इसकी बात कर लें तो ये आपका रिलेटेड होता है, नाम से पता चल रहा है एनिमल हस्बेंड्री, तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन हो गया आपका। ठीक है, गाय भैंस को कैसे बढ़ाना है, उनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ाना है, चीज़ों को प्रिजर्व कैसे करना है और उनको रोगों से कैसे बचाना है, डेयरी प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, जैसे दिल्ली मिल्क स्कीम हो गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो किसके अंडर में आ जाती हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और ड्रेइंग एंड फिशरीज के अंदर। उसके बाद बात करें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये देखिए ये भी आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड किसके अंदर, किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आता है, इसको कॉमर्स मत लगा के चला जाएगा। द ब्रॉड एम ऑब्जेक्टिव टू ऑल ऑफ द मेंशन स्कीम आज डेवलपमेंट ऑफ हाई टेक कमर्शियल हॉर्टिकल्चर का मतलब बता चुका हूं आपको, फ्रूट और सब्जियों से रिलेटेड, तो उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उनको इस काबिल कैसे बनाया जाएगा, उनको एक्सपोर्ट किया सकते हैं, उनका कुछ स्टैंडर्ड बनाया जाए, चीज़ों को इंप्रूव किया जाए, बस ये काम होता है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम क्या है, गवर्नमेंट ने इसके पीछे क्या क्या काम किया, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के लिए। तो पहली बात कर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की बात करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है ये आपका क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसका होता है, इसका काम होता है आपका, एक सेकंड बस रुकिएगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, संपदा का मतलब जो होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, संपदा का फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर एग्रो मैरिन प्रोसेसिंग एंड
डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। ठीक है, एग्रो प्रोसेसिंग तब याद रखना। तो ये संपदा का फुल फॉर्म होता है, नाम पूछेगा नहीं लेकिन आपको बताने के लिए बता दिया। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मतलब क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट करना, थोड़ा सपोर्ट करना, मॉडर्न जो टेक्निक्स वर्ल्ड में आ रही हैं उनको कैसे यूटिलाइज किया जाए, उनको प्रोसेसिंग को। और आपका जो वेस्ट होता है ना, हर प्रोडक्ट में देखिए आप कोई भी चीज़, चावल, गेहूं, ये सब आप खेत में पैदा करते हैं, चीज़ें करते हैं, टोमेटो हो गया आपका, ये पेरिशेबल चीज़ें वो वेस्ट होती है, उनके आपको उनको कम कैसे किया जाए। तो ये काम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर ही आता है। ये अम्ब्रेला स्कीम का मतलब होता है कि स्कीम के अंदर बहुत सारी स्कीम चलती हैं। अम्ब्रेला का मतलब जैसे अम्ब्रेला के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग भी आ सकते हैं, तो एक स्कीम के अंदर बहुत सारी। तो इसमें कौन कौन सी स्कीम चलती है? मेगा फूड पार्क चलते हैं, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चलते हैं, क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेबिलिटी चलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर चलता है, स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज चलता है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इतनी चीजें चलती हैं। तो ये आपसे मेंस में पूछ सकता है, ठीक है। बट प्रीलिम्स जो आपसे पूछेगा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग से है। तो थोड़ा मेगा फूड पार्क की बात कर लें, ठीक है। तो मेगा फूड पार्क जो है कि ये जैसे ही मोदी जी ने ये लिया था, आपका ओथ लिया था 2014-15 में, तो उन्होंने 2015 में, ठीक है, मेगा फूड पार्क को आपका क्लस्टर अप्रोच, ठीक है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, बहुत सारी चीजों का झुंड। तो इंडिया में रीजनल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो है विच आर डोमिनेटली ग्रो अप इन द पर्टिकुलर एरिया, इन दीज एरिया दीज आर जनरली क्लस्टर सिमिलर टू फार्मर्स, फैक्ट्रीज एंड ट्रेडर्स हु dominantly deals in the same agro product. Scheme aim to strengthen such cluster by providing world class infrastructure facility. This will result in smoothing supply chain farm to market. सिंपल कुछ नहीं होता है, क्या होता है कि आपका जैसे बहुत सारे किसान हैं, एक जगह पे कहीं पे क्या हो रहा है, गन्ना हो रहा है, ठीक है, सब ये कहीं पे शुगर केन हो रहा है, तो बहुत सारे किसान हैं शुगर केन से, तो हम वहाँ पे क्लस्टर बना देंगे। क्लस्टर बनाने का मतलब क्या होगा कि लोग वहाँ पे हम क्या बना देंगे, जो इन चीज़ को खरीद भी सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे शुगर केन को खरीदा भी जा सकेगा, और वहीं से क्या होगा, वहीं उसी जगह पे प्रोसेस भी हो जाएगा, और उसी जगह से प्रोसेस होकर फिर उसको एक्सपोर्ट पे कर दिया जाएगा। तो एक ही जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएंगी, ठीक है। हब एंड स्पोक टाइप हो जाता है। हब एंड स्पोक टाइप मतलब समझिए कि साइकिल या बाइक का जो टायर होता है, ठीक है, ये होता है उसका हब, और ये होता है तीलियां जो होती है वो होता है आपका स्पोक। तो ये सेंटर है, यहाँ पे सब चीज़ें हो रही है, यहाँ से किसान आके बेच सकता है, यहाँ से कोई भी आके बेच सकता है, यहाँ से कोई भी आके खरीद सकता है। तो ऐसे करके बना दिया, एक सेंटर बना दिया जहाँ पे आके लोग खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो हब एंड स्पोक प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। जैसे कि आपको समझाइए, देखिए क्या है, ये फार्मर ग्रुप है, ठीक है, ये फार्मर ग्रुप है। ये क्या करेगा, ये आपका कलेक्शन सेंटर है, ठीक है। बहुत सारे कलेक्शन सेंटर, ये इनसे कलेक्ट करेंगे, कोई आपसे गेहूं कलेक्ट कर रहा है, कोई आपसे टमाटर कलेक्ट कर रहा है, ऐसे करके कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में जाएगा, ठीक है, ये छोटे छोटे प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में जाएगा, यहाँ पे प्रोसेस होके ये आपका मेगा फूड पार्क जो होगा, आपका सेंटर प्रोसेसिंग सेंटर जो होता है, ठीक है, मेन सेंटर होगा, यहाँ पहुँच जाएगा। सपोज यहाँ से कुछ चीज़ें आपने ली, ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ से गेहूं ले लिया, यहाँ से आपने टोमेटो ले लिया, ऐसे करके फार्मर ग्रुप से लिया, कुछ लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से लिया, कुछ लोगों ने इंडिविजुअल फार्मर से लिया, ठीक है। सब प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में जाएगा। प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर से होकर कहाँ चला गया, मेगा फूड पार्क, और मेगा फूड पार्क में ही सारी चीज़ें बन जाएंगी। चावल से जितनी चीज़ें बनती है वो बन जाएंगी, आपका टोमेटो जितनी चीज़ें बनती है सब बन जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, फ्रेश प्रोडक्ट जो होगा वो आपका डोमेस्टिक मार्केट में चला जाएगा, जो चीज़ ज़्यादा नहीं चल सकती हैं, ठीक है। और जो जिसमें वैल्यू एडिशन किया गया है, मतलब जो चीज़ें जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी बताया था ना, तो जो आपका प्राइमरी टाइप हुआ, जो प्राइमरी प्रोसेसिंग हुआ, इसमें आपका फ्रेश प्रोडक्ट हुआ, उसको साफ करके पैकेट में पैक करके उनको भेज दिया गया इधर पे। उसके बाद जो चीज़ में वैल्यू एड पैक हुआ, जैसे आपका सॉस बनाया गया, चिप्स बनाया गया, उसको आपको भेज दिया जाएगा इम्पोर्टर को जो इंपोर्ट करना चाहता है, एक्सपोर्टर को जो एक्सपोर्ट करना चाहता है, इवन डोमेस्टिक सेल पे। तो मतलब क्या हुआ, एक ही जगह पे हमने सब कुछ बना दिया, यहीं पे चीज़ें आएंगी और यहीं पे आपका प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर हो गया।
यहाँ पे आपका प्री कूलिंग होगा, चीज़ों को रखा जाएगा, ग्रेडिंग किया जाएगा, पल्पिंग किया जाएगा। फिर सेंटर प्रोसेसिंग सेंटर होगा CPC, यहाँ पे आपका पूरा जो होता है लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ बनाया जाएगा। यहीं से आपके ट्रक निकलेंगे और गाड़ियाँ निकलेंगे और आपका यहाँ तक पहुँचा देंगे। तो ये आपका मेगा फूड पार्क मॉडल हो गया। आप इतना समझ गए आप? मतलब कुछ नहीं है, एक सिंपल है कि एक ही जगह पे सारी फैक्ट्रियाँ लगा दी गई हैं, ठीक है, एक ही जगह पे, वहाँ पे कलेक्शन भी होगा और वहाँ से आपका एक्सपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो एक ही जगह पे हो गया कि लोग यहाँ से कलेक्ट करेंगे, ये लोग जो कंट्रोल सेंटर वाले उसको प्राइमरी प्रोसेसिंग थोड़ा बहुत करेंगे, उसके बाद यहाँ पे भेज देंगे। यहाँ पे जो फाइनल प्रोसेसिंग होगा उसमें जो फ्रेश प्रोडक्ट होगा इधर चला जाएगा, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इधर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें स्पेशल पर्पज व्हीकल, तो इसमें आपको इतना कुछ नहीं ध्यान रखना है। स्पेशल पर्पज व्हीकल का मतलब किससे है, तो आपको इसका मतलब आपको समझना है कि मेगा फूड पार्क से ही है, ठीक है, मेगा फूड पार्क से ही है। क्योंकि ये क्या है, एक बॉडी, एक कोई गाड़ी नहीं है, व्हीकल का मतलब गाड़ी में समझिएगा, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, जो कंपनी एक्ट के तहत जो है रजिस्टर्ड है। ये क्या करती है, ठीक है, इट मोबिलाइज फंड मोबिलाइज करती है, एक्सपर्टाइज मोर देन ऑर्गेनाइज। ये सिर्फ कुछ नहीं करती है कि जैसे कि आपका कहीं पे कुछ जरूरत है, पैसे की जरूरत है, फाइनेंशियल प्रोवाइड करेगी। जो आपके एक्सपर्टाइज हैं, ठीक है, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनके पास फूड प्रोसेसिंग कैसे किया जाए, तो उसके बारे में ये सब काम करती है। तो एक टाइप की कंपनी होती है जो आपका कारपोरेट कंपनी होती है, जो हेल्प करती है मेगा फूड आपका पार्क में। तो इसको ध्यान रखिएगा, स्पेशल पर्पज व्हीकल अभी कभी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि मेगा फूड पार्क से रिलेटेड और एक कंपनी है, बॉडी है। उसके बाद बात करें स्कीम ऑफ कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन, नाम से पता चल रहा है। कोल्ड चेन मतलब कोल्ड स्टोर में चीज़ें रखना, जैसे जो चीज़ खराब हो जाती है उनको डीप फ्रीज करके या कोल्ड स्टोर में रख दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपकी फिश हो गई, डेयरी प्रोडक्ट हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गई, पोल्ट्री मतलब चिकन हो गया, मीट हो गया, तो ये सब जो है आपको रख दिया जाएगा कहाँ पे, आपका कोल्ड चेन में, ठीक है। तो इतना आपको इसका ध्यान नहीं रखना है, थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझने कि इसका बहुत कंपोनेंट, मतलब प्रोसेसिंग सेंटर एट द फार्म लेवल सेंटर टू हैव, इसमें क्या होगा, वहाँ एटमॉस्फेयर या इससे वो खराब ना हो, ठीक है। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर होता है कि इतना डिग्री टेम्परेचर, कोई चीज़ अगर सपोज कोई चीज़ हो रही है 40 डिग्री टेम्परेचर पे हो रही है और उसको आपको सर्वाइव करने के लिए 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो वहाँ पे कोल्ड स्टोर में 20 डिग्री टेम्परेचर के साथ उसको रखा जाएगा। नॉर्मल स्टोरेज के हिसाब रखा जाएगा। इंडिविजुअल क्विक रिफ्रीजर होंगे, मतलब सिंपल कुछ मत समझिए आप, कोल्ड स्टोरेज टाइप समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करें एग्री एक्सपोर्ट जोन की, ठीक है। तो एग्री एक्सपोर्ट जोन का ये कब आया था, ये 2001 में आसपास आया था, न्यू कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है कि अपेडा को नॉमिनेट किया गया था आपकी इस एजेंसी को। ये क्या करती थी, ये क्लस्टर अप्रोच और आइडेंटिफाइड पोटेंशियल प्रोडक्ट, कहाँ कहाँ से चीज़ें कलेक्ट हो सकती हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए वो करती थी। जियोग्राफिकल रीजन विद दिस प्रोडक्ट्स आर ग्रोन, वो चीज़ें पता करती थी, ठीक है। ये लोग मतलब कौन सी चीज़ें कहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, वहाँ से कैसे लाई जाएंगी, ठीक है। एंड इनको कैसे आपको प्रोसेस किया जाएगा फार्म से मार्केट में लाके, और उसके बाद कैसे उन चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। ये काम करती थी एग्री एक्सपोर्ट जोन्स, ठीक है। बहुत सारे जोन बना दिए गए थे, सिंपल कुछ नहीं, वहाँ से चीज़ें आती थी, जैसे कि आपका किसी जगह पर रीवा में ये चीज़ हो रही है तो वो आके यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट कर दी जाएगी, ठीक है। दमोह में कुछ हो रहा है या जबलपुर में कुछ हो रहा है, तो ऐसे करके, तो इतना बस अब थोड़ा सा समझना था। कभी कभी ऑपरेशन ग्रीन पूछ लेता है आपसे, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन का रिलेशन किससे है, तो ऑपरेशन ग्रीन का रिलेशन है, तो 2018-19 के टाइम पे ऑपरेशन ग्रीन का नाम लिया गया था। तो ऑपरेशन ग्रीन जो था, जैसे ऑपरेशन फ्लड आया था ना, ऑपरेशन फ्लड का रिलेशन किससे था। दो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप नाम बताइएगा इसका। एक है ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन पर्पल, ऑपरेशन पर्पल किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, तो उसकी तर्ज पे ही लाया गया था। तो ऑपरेशन पर्पल बताइएगा किससे रिलेटेड है, अभी करंट न्यूज में भी था, ऑपरेशन पर्पल किस चीज़ से रिलेटेड है, और ऑपरेशन फ्लड, इसमें क्या होता था, ऑपरेशन ग्रीन्स जो था किसके लिए थे, जो पूछ लेता है, तो उसको ध्यान रखिएगा, टोमेटो, अनियन और पोटैटो, टॉप करके याद रखिएगा, ठीक है। टॉप, तो टोमेटो, अनियन और पोटैटो की क्रॉप के लिए ये था, जिससे ये पूरी कंट्री में हर टाइम अवेलेबल रहें, जिससे कि अगर अवेलेबल नहीं रहेंगे तो आपका महंगाई बढ़ जाएगी। द स्कीम वॉज एक्सटेंडेड 2020 से, आप इसके बाद आपका टॉप टू टोटल कर दिया गया था। सबसे पहले किसके लिए लॉन्च हुआ था, लॉन्च हुआ था टोमेटो के लिए, अनियन के लिए, पोटैटो के लिए, और बाद में इसको सारी सब्जियों और सारे फल के लिए कर दिया गया था। इसका क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है इसने लॉन्च किया था इसको, और इसकी नोडल एजेंसी आपको पता है कि क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ये कौन से ईयर में, 1982 में बना था। डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फार्म फॉरेस्ट्री फॉर एस्टेब्लिश अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसमें आपका कुछ नहीं, इसमें भी आपका क्या कंट्रोल करता है कि जो आपका फॉरेस्ट्री होता है, एग्रीकल्चर होता है आपका, इसके अलावा एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन इसके अंदर आता है, हॉर्टिकल्चर के लिए फूड प्रोसेसिंग सब इसके अंदर आता है, ठीक है। तो कौन से ईयर में हुआ था ये ध्यान रखिएगा, 1982 में, और नोटिफिकेशन 2005 में इसका आया था,
तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद बात करें फूड प्रिजर्वेशन की। तो फूड प्रिजर्वेशन का क्या मतलब है? फूड प्रिजर्वेशन इज वन ऑफ द मेथड टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम अनवांटेड माइक्रोबियल ग्रोथ। आफ्टर द फूड इज प्रोड्यूस्ड वी स्टोर एंड प्रोटेक्ट बाय कवरिंग द राइस एंड करी विद द लिड to keep away flies and other insects. By this we are protecting it from any infection caused them by this is short term condition food processing का मतलब है कुछ नहीं होता। फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है चीज़ों को प्रिजर्व करना या बचा के रखना, ठीक है, कहीं पे कीड़े ना पड़े। जैसे आपका चावल है उस पर कीड़े ना पड़े, या आपका टोमेटो है वो कुछ दिन चल जाए खराब ना हो, तो उस चीज़ को बचाने के लिए जो मेथड यूज की जाती है तो उसी फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। नाम से पता चला है प्रिजर्व करना। प्रिजर्व करना मतलब सुरक्षित करना होता है, ठीक है। तो किस तरीके से यूज करें उसके बाद बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट माइक्रोबायोलॉजिकल कंडीशन। चीज़ें कैसे खराब होती हैं, उसमें कुछ दिक्कत आ गई, कोई माइक्रोब्स जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उस चीज़ को खराब कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन हो जाए, चीज़ें साफ रहें। कुछ पैथोजन की हमने बात की थी, जो रोग फैलाते हैं जहाँ पर रहते हैं, तो वो ना आ पाए वहाँ पे। टू मिनिमाइज फूड स्पॉइलेज, फूड खराब ना हो और जहरीला ना हो पाए। तो यही प्रोसेस फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है। फूड प्रोसेसिंग मेथड क्या क्या है? तो आपको पता है कि बहुत टाइम से ही, एंशिएंट टाइम से आपका फूड को प्रोसेस किया जा रहा है। उसको ठंडा करके, फ्रिज में रख के, फर्मेंटेशन करके, या धूप में सुखा के, ठीक है। गाँव में क्या होता था, आम को सुखा देते थे, मैंगो को, ठीक है, उसकी खटाई बना देते थे और उसको साल भर यूज करते थे सन ड्राइंग करके। तो बहुत सारी प्रोसीजर थे, इसको यूज होता था। सबसे पहला प्रोसीजर, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कौन सा इसमें फूड प्रोसेसिंग मेथड है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या तो आपका मेंस में पूछ सकता है। तो पहली बात करें केमिकल मेथड की। केमिकल मेथड में क्या करता है? सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल, ठीक है, R2। सिंपल समझिए, केमिकल मेथड कुछ नहीं, अचार रखते हैं जो पिकल जो रखते हैं, आप लोग क्या करते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं, ठीक है, और नमक डालते हैं। तो ये होते हैं टू मेन प्रिजर्वेटिव विच आर यूज्ड सिंस एज टू प्रिवेंट तो माइक्रोलॉजिकल ग्रोथ। तो केमिकल होता है ना, ये आपका केमिकल मेथड ही हुआ। अचार को क्या करते हैं आप लोग, उसमें तेल डालते हैं, नमक डालते हैं। दिस इज वाई वी एड एक्स्ट्रा ऑयल टू पिकल्स। प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट इज नोन एज सॉल्टिंग कह देते हैं इसको। सॉल्टिंग हेल्प टू प्रिजर्व फ्रूट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। मीट्स एंड फिशरीज कैन ऑल्सो भी। नमक अगर लगा के रखेंगे ना तो उसमें नमी बनी रहती है। एक्चुअली कोई चीज़ का इससे खराब होती है, उसकी कोई नमी खराब हो जाए या उसमें बैक्टीरिया नहीं लगेगा, ठीक है, कि ये भी वो होता है, बैक्टीरिया से बचाता है। तो बाई सिंथेटिक प्रिजर्वेशन इंक्लूडिंग जैसे का विनेगर हो गया, सिरका हो गया, सोडियम बेंजोएट लगाया जाता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये इस तरह के कुछ प्रिजर्वेटिव लगाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। आपको पता है सिरका, तो उसमें विनेगर डाला जाता है, 4 में डालता है, सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये लगाया जाता है। तो ये केमिकल मेथड हो गई, सिंपल है। इसके बाद बात करें शुगर की। कुछ जगह पे क्या करते हैं आप लोग, शुगर लगा देते हैं। जैसे जैम हो गया, जेली हो गया, जैम खाते हैं आप लोग ना ब्रेड के साथ, तो क्यों बचा रहता है? क्योंकि उसमें शुगर है। शुगर क्या कहती है कि गुड मॉइस्चर ऑब्जॉर्वेंट, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करके रखती है, तो उसे सूखने नहीं दे, सूखेगा नहीं तो वो चीज़ बची रहेगी। तो बाय रिड्यूसिंग मॉइस्चर कंटेंट इज रिस्टेन द माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ। ये मॉइस्चर कंटेंट को क्या कहती है, रिड्यूस करती है, ठीक है। अब्जॉर्बेंट होती है, मॉइस्चर को आपका उसके अंदर नहीं जाने देती और चीज़ों को खराब नहीं होने देती। हीट एंड कोल्ड मेथड, कुछ चीज़ें क्या करती हैं कि गर्म करके उसको ठंडा करके, ठीक है, क्योंकि गर्म करने से क्या होता है, आपका कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो मर जाते हैं। कुछ चीज़ें होती है बहुत ठंडे टेम्परेचर पे बन जाती है। जैसे पास्चराइजेशन डेवलप्ड बाय लुईस पास्चर यूज्ड अंटिल टुडे टू प्रिजर्व मिल्क, ठीक है। दूध को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करके रखते हैं ना, वो क्या करते हैं, पास्चरीकरण तो करते हैं दूध का, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक दूध गर्म किया जाता है। फिर कितने टेम्परेचर, पास्चरीकरण में दूध को कितने टेम्परेचर तक गर्म करना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। पास्चरीकरण में दूध को कितने टेम्परेचर तक गर्म करना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। उसका स्मोकिंग की बात करें तो स्मोकिंग क्या करता है, डिहाइड्रेशन इन फिश एंड मीट, ठीक है। मीट जो फिश होती हैं और मांस होता है, तो उसको आप लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन में उसका आप नमी निकाल करते हैं। तो स्मोक कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एंटी माइक्रो कंपाउंड दैट स्लो द रेंसिडिफिकेशन ऑफ एनिमल फैट्स। तो फैट खराब ना हो, ठीक है, क्योंकि ये चिकन और ये क्या हुआ, फैट ही था, वो खराब ना हो, तो इसको स्मोकिंग कर देते हैं, धुआं कर देते हैं। धुआं से क्या होता है कि वो बचा रहता है। उसके बाद कैनिंग का कुछ मतलब नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, एयर टाइट कंटेनर में बहुत दिनों टाइम देते हैं। एयर टाइट कंटेनर, इसके अंदर हवा ही नहीं जा पाएगी। जब हवा नहीं जा पाएगी चीज़ें खराब नहीं होगी। जैसे आपका मीट हो गया, फिश हो गया, फ्रूट्स हो गया, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद बात कर स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन का मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर पे चीज़ों को क्या किया जाता है कि माइक्रोब्स को गर्म करके निकाला जाता है, तो उसको स्टरलाइजेशन कहते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे माइक्रोब्स जो होते हैं मर जाते हैं, तो उसको स्टरलाइजेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टरलाइजेशन में क्या कहते हैं, उस स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं, मिल्क को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसे गर्म किया जाता है या की चीज़ों को, इससे आपका क्या होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन, तो इसमें वाटर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अगर वाटर आप निकाल देंगे किसी चीज़ का तो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाता है। इसके बाद बात करें लाइओफिलाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, फ्रीजिंग एंड डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रोजन प्रोडक्ट। जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि आपका क्या होता है कि जैसे वैक्यूम चिप्स देखते हैं आप लोग ना, चिप्स जो होता है वो वैक्यूम के अंदर रखी जाती है,
देखिए हवा चिप्स का पैकेट फूला रहता है, क्या होता है एक्चुअली उसमें नाइट्रोजन शायद डाली जाती है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सी गैस डाली जाती है, मुझे जहाँ तक लग रहा है नाइट्रोजन डाली जाती है। तो अंडर इसको या तो वैक्यूम में रखिए, इसको डिहाइड्रेट करके रखिए, चीज़ें खराब नहीं, पानी जितना रहेगा उतना चीज़ें खराब होगी। उसके बाद रेडिएशन की बात करें तो यूवी रेस से उस चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग, रेडिएशन से उस चीज़ों को साफ कर देते हैं, जिससे आपके बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। तो इतनी कुछ प्रोसेस है, ध्यान से इसका नाम एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।